अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और जी 1 जुलाई है और गर्मी जी खूब टिका के पड़ रही है। लेकिन हम बहरहाल न्यूज़ लेकर आपके पास आए हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे हम सबसे पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान की और उसके साथ-साथ अमेरिका की भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी सोशल मीडिया जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उन्हें यकीनन पता होगा। इन मैडम को सभी जानते होंगे। जी हाँ, सारा एडम इनका नाम है और ये जी एक तरह से डाटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर चुकी हैं सीआईए में। और इनका एक इंटरव्यू जी आज 2 दिन से बड़ा वायरल हो रहा है और उसमें उन्होंने उनका कहना ये है कि भारत यानी कि मोदी जी की सरकार जहाँ बैठी है भारत, उन्होंने जी जो है मुल्ला याकूब और अफ़गान तालिबान को जो है $10 मिलियन की पेमेंट की है, जिससे वो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किलिंग के ज़रिए मार रहे हैं। और ये जी इनका क्लेम है और इन्होंने बड़ा कुल-कुला के ये इंटरव्यू दिया है और उसके बाद यकीनन एक हंगामा है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी मुसलसल इसके बारे में बात की जा रही है। और कहा ये जा रहा है कि जी ये एक डाटा एनालिस्ट के तौर पे काम करती थी सीआईए में, एक बड़े रिस्पॉन्सिबल किस्म की पोस्ट पे थी और उसके बाद इनका ये क्लेम कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स करवा रहा है, इसको लेकर यकीनन हर कोई बात कर रहा है। बहुत से लोग भारत से भी हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान से भी हैं। पाकिस्तान तो खैर ये 3 साल से कह ही रहा था कि जी यहाँ पे जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उसमें भारत का हाथ है। और अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ हैं या अफ़गान जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी तरफ भी पाकिस्तान ने बार-बार इशारा किया। लेकिन बात सारी ये है कि वो जिनकी बात पाकिस्तान करता रहा, वो लोग थे जो कि किसी न किसी तरीके से किसी टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ, चाहे वो लश्कर-ए-तोयबा हो या कोई दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन हो, उसके साथ जुड़ा हुआ था और या जुड़ा हुआ है। और इस किस्म के लोगों की बात की थी। लेकिन ये सारा एडम जो बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जी जो सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं या जो कश्मीरी यहाँ पे रहते हैं, उनको टारगेट किलिंग के ज़रिए भारत जो है उनको उनके लिए भारत ने जो है वो पैसे दिए हैं, यानी कि $10 मिलियन। और मुल्ला याकूब और अफ़गान तालिबान को सिर्फ पैसे थोड़े कम नहीं है, मतलब $10 मिलियन में इतना सारा काम करेंगे वो। ख़ैर ये मेरा ख़्याल है, आप लोगों का हो सकता है वो सस्ते में भी काम कर देते हो। लेकिन बहरहाल एक अजीब-व-गरीब जो है स्टेटमेंट है ये, जिसके बाद यकीनन एक नई बहस का आगाज़ हो गया है, एक नई डिबेट शुरू हो गई है और कहा यही जा रहा है कि ये इस वक़्त इस तरह की स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अब सिर्फ़ ये भारत की बात नहीं है, अमेरिका जो है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी प्रेशराइज़ कर रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि जी एक बिल पास किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं वो फेयर इलेक्शंस नहीं थे, फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं थे। तो ये कहकर उन्होंने वो बिल पास किया है जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। खैर, पाकिस्तान के रिजेक्ट करने से कुछ होता नहीं है, इसलिए कि हम कुछ दिन के बाद ही कटोरा लेकर और आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के आगे फिर पहुँच जाते हैं। या तो हमारे पास इतना पैसा होता है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी इंडिपेंडेंट होती कि हमें इस किस्म की चीज़ें ना करनी पड़ती, तब तो हम कह सकते हैं कि हम अमेरिका को या चाइना को या भारत को या किसी भी कंट्री को आँखें दिखा सकते हैं। मगर ऐसा है नहीं। लेकिन बहरहाल इससे ये ज़रूर साबित होता है कि अमेरिका जो है वो हर तरह से प्रेशराइज़ करना चाह रहा है इस रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनको। अब भारत की अगर हम बात करें तो मोदी जी जो हैं वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से भी खैर ये एलिगेशन तो गई ही थी कि जी 3 साल से हमारे यहाँ टारगेट किलिंग्स जो हो रही हैं, जिसमें हमारे अनमोल रतन मारे जा रहे थे और कई जो टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोगों को टारगेट किलिंग में मारा गया, उसमें भारत का हाथ है। और भारत जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको पेमेंट कर रहा है और इस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा इस बात का इनकार किया है। अब बहरहाल एक बार फिर जो ये सारा एडम है जिनका ये स्टेटमेंट आया है या जिनकी ये इंटरव्यू चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, इस बात से फिर एक नई डिबेट का आगाज हो गया है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से भी लोग मुसलसल इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, सच्चा है या झूठा इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और क्या कहना चाहिए, क्योंकि जाहिर है किसी ने कोई सबूत नहीं दिया है। इन्होंने भी अगर बात की है, सीआईए में जो काम कर चुकी हैं, इन्होंने भी अगर बात की है तो बगैर किसी सबूत के बात की है। कोई बात भी ऐसी नहीं मुझे उनकी लगी जिसको मैं ये कहूँ कि इन्होंने कोई बहुत नई बात कह दी है और ओह ये तो बात हमने कभी सुनी ही नहीं थी, ऐसा नहीं है।
ये वही बातें कर रही हैं जो काफी टाइम से पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, बहुत टाइम से हिंदुस्तान की तरफ से भी बातें की जा रही हैं। और इन्होंने एक तरह का, ये मेरे ख्याल है मोदी जी का जो 3.0, उनका एक बार फिर जो उनकी गवर्नमेंट आई है, या 3.0 जो उनकी एक बार फिर गवर्नमेंट आई है, शायद उससे कुछ परेशानी हो गई है अमेरिका को। और वो अमेरिका जो है वो मोदी गवर्नमेंट को जो है थोड़ा प्रेशराइज कराना करने के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि जी ये स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिलवाई है, तो जी हमारे पल्ले इतना पैसा नहीं है कि हम इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाएं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसके ऊपर यकीनन जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या है। उसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो सीआईए में काम कर चुकी है, शायद ये लाइमलाइट लेना चाह रही थी, और इनको जाहिर है जॉब खत्म हो गई है, रिटायर हो गई है, या वैसे जो इनका असाइनमेंट था खत्म हो गया है, या जो कुछ भी कह लीजिए। तो हो सकता है ये लाइमलाइट लेने के लिए सब कुछ कर रही हो। लेकिन बहरहाल एक बहुत सीरियस एलिगेशन इन्होंने भारत के ऊपर लगाई है। भारत की गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल अभी तक तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। हाँ, जो सोशल मीडिया पर इंडियंस मौजूद हैं वो जरूर जो है इस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में कह रहे हैं कि जी ये गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जी ये एलिगेशन जो है वो नहीं मानते। और बहरहाल इनका इंटरव्यू जो था वो मुसलसल चल रहा है। और मैं ये भी कहती जाऊं कि जी इससे पहले निज्जर केस, फिर पन्नू केस आया मोदी सरकार के लिए, जाहिर है कि मुश्किलें खड़ी करने के लिए कनाडा की तरफ से पहले निज्जर केस, फिर पन्नू केस आया। और अब एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जो है ये लगती है कि ये रिलीज की गई है। लेकिन अब इसके लिए यकीनन पीएम मोदी की सरकार जो है वो देख रही होगी कि इसमें से कैसे निकलना है, क्योंकि ये बहरहाल एक के बाद एक, पहले कनाडा ने और अब ये अमेरिका के अंदर से ही जो है सीआईए में काम कर चुकी जो खातून है या लेडी है, उन्होंने एलिगेशंस लगाई है इंटरव्यू में बैठकर, जिसको यकीनन अब डॉक्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं बहुत सीरियसली देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब इससे किस तरह से निकला जाए। सच्ची हो या झूठी हो, खबर बहरहाल खबर है, इंटरव्यू बहरहाल इंटरव्यू है। और जाहिर है कि किसी पाकिस्तानी ने नहीं दिया, ना किसी पाकिस्तानी ने इंटरव्यू लिया है कि आप पाकिस्तान को कुछ बोल सके। मगर ये जरूर है कि एक तरह से हलचल मचाई है इस इंटरव्यू ने, और लोग जो है वो बहुत गौर से इसको देख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इसमें से निकलते हुए मोदी जी दिखाई दे रहे हैं या नहीं। बहरहाल हम इसके ऊपर नजर बना के रखेंगे। ये एक नया नैरेटिव लेकर जो है सीआईए आई है, या सीआईए की एक एक्स एम्प्लॉय आई है। कहा यह जा रहा है कि ये नैरेटिव जो है ये भारत को आईएसआई या चाइना से भी ज्यादा डैमेज करने वाला है। और ये है कि इसमें से किस तरह से भारत की गवर्नमेंट निकलेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो भारत की गवर्नमेंट के सामने है। और यकीनन अगर हम डॉक्टर जयशंकर का रिकॉर्ड देखें, पिछला रिकॉर्ड देखें, तो वो इसमें से मुझे तो काफी साफ और अच्छे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई बात, जैसे मैंने कहा कि कोई नई बात उन्होंने नहीं की जो हम जिसको कहें कि जी बड़ी कोई अनोखी बात कर दी और ये तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं, और हाँ ये कोई नई खबर आई है। लेकिन ये चीज तो पिछले 3 साल से डिस्कस हो रही है और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। और उसके लिए यकीनन सबूत देने होते हैं, तो इंटरव्यू में उन्होंने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एलिगेशन के तौर पे ये बात की है कि जी $10 मिलियन जो है वो मुल्ला याकूब, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है अफगान तालिबान का नाम लिया है कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि जी उनको दिए गए, और पाकिस्तान के अंदर जो है टारगेट किलिंग की जा रही है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बारे में क्या कहेगी, फॉरेन ऑफिस इस बारे में क्या कहेगा, इसके ऊपर भी हमारी नजर है। और यकीनन इस चीज को हाथों हाथ लिया जाएगा पाकिस्तान में, और इसको इसके ऊपर बात भी की जाएगी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसमें कहाँ तक जो है वो भारत की गवर्नमेंट इसमें से निकल पाती है। वैसे तो खैर पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है उधर तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि उनके किसी मेंबर की जान गई हो, या जो कश्मीरी रहते हैं उनकी जान गई हो। जहां तक मुझे मालूम है वो तो अभी तक जिन लोगों को मारा गया है वो लोग थे जो किसी ना किसी तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थे और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो हाफिज सईद की हो, चाहे वो मसूद अजहर की हो, या किसी भी दूसरे टेररिस्ट की, जिन्होंने भारत में जो है कई बार हिस्सा लिया, चाहे वो मुंबई अटैक हो या दूसरे कई जगह जो नुकसान पहुंचाया गया उसमें।
तो ये जो बात कर रही हैं, ये कह रही हैं जी सिख कम्युनिटी का नाम ले रही हैं और उसके साथ इन्होंने कश्मीरीज का कहा, तो अभी तक कश्मीरी या सिख कम्युनिटी के तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसी खबर हमने नहीं देखी जिसमें उन लोगों की खुदा न खास्ता जान गई हो। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे पिछले 3 साल में कई लोगों को मारा गया है टारगेट किलिंग में, और उनमें से ज्यादातर लोग, बल्कि सारे के सारे मैं कहूंगी जो थे, वो सभी लोग जो हैं वो किसी ना किसी जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे। और मेरे ख्याल है कि उनके मारे जाने पर इतना बवाल करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो जो थे वो ऑलरेडी सोसाइटी के लिए एक बोझ थे, और पाकिस्तान को तो खुद ही उन्हें पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया और किसी और ने आके कर दिया। तो अब बहरहाल ये भी नहीं मान सक रहे कि हम बचा नहीं सके, हमने खुद ही कर दिया या किसने कर दिया। बहरहाल जिसने भी किया है, चाहे वो भारत से आया हो, चाहे वो पाकिस्तान से आया हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आया हो, उसने एक नेक काम ही किया है कि इस तरह के लोगों को इस धरती पे से हटाया है, जो लोगों की जानें लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को नुकसान करते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा कोई अनमोल रतन जो हमने पाल रखे थे, उन्हीं लोगों की जाने गई हैं। ऐसे किसी साइंटिस्ट की या किसी बड़े ऐसे आदमी की जान नहीं गई है जिसको कहें जो दुनिया के लिए कोई फायदा दे रहा था। मगर बहरहाल जान लेने का तो किसी को भी कोई हक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उसके बजाय इन लोगों को अरेस्ट करके और जो कानून के जरिए जो अदालत सजा देती है वही सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जी एक बार फिर जो है ये सीआईए की एक्स एम्प्लॉय जो है, यानी कि जो डाटा एनालिस्ट बताया जा रहा है इनको थी ये, और उनका इंटरव्यू जो है वो यकीनन सब देख रहे होंगे और इस वक्त सब यही सोच रहे हैं कि अब आगे बात बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। भारत से हमारे पास जब भी कोई गेस्ट आए, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, मतलब बात की भी हमने उनसे पूछा कि अमेरिका के साथ भारत के टर्म्स कैसे हैं, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, भारत और अमेरिका जो है मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और कभी G20, कभी SCO और कभी दूसरे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया, और उनका यही कहना था कि जी भारत और भारत और यूएस जो है वो मिलकर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और कई जगह पर जो है एक दूसरे के मदद भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं माना कि भारत जिस तरीके से रीजन में आगे बढ़ रहा है, भारत जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करता चला जा रहा है, वो अमेरिका को खटक रहा है। अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो। और यही हाल पाकिस्तान का भी है कि पाकिस्तान को भी वो चाहते हैं कि खास हालत में रहे, यानी हर वक्त जो है वो हम एक वेंटिलेटर के ऊपर ही रहें और हमारे ऊपर ऑक्सीजन लगी रहे, और जिस वक्त भी अमेरिका चाहे वो ऑक्सीजन हटा ली जाए, और उसके बाद एक बार फिर हम वही सब कुछ करें जो कि अमेरिका हमसे करवाना चाहता है। कई बार हमने देखा कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाए, हम थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाए, हमें बार बार IMF ना जाना पड़े, हमें बार बार वर्ल्ड बैंक और बाकी जगह पे ना जाना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बार बार हमने यही देखा कि अमेरिका को बहरहाल पाकिस्तान इसी हालत में चाहिए कि वो हर वक्त जो है मोहताज रहे, हर वक्त कहीं ना कहीं से पैसा मांगता रहे, कटोरा लेके घूमता रहे। उसका फायदा उनको सिर्फ यही है कि जाहिर है फिर हम हर तरह से और हर शर्त पे जो है उनके साथ काम करने को तैयार होते हैं। अगर वो हमें कहते हैं कि जी हमने अफगानिस्तान में अटैक करना है, आप हमें यहाँ से स्पेस दीजिए, तो वो भी हम देते हैं। अगर अमेरिका हमें चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है तब भी हम होते हैं। अगर वो हमें भारत के खिलाफ इस्तेमाल, मतलब किसी भी कंट्री के अगेंस्ट अगर अमेरिका हमें कहता है तो हम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये कह लीजिए कि हम डॉलर के आगे झुक जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जगह जगह जाकर उन्हें भीख ना मांगनी पड़े या पैसा ना मांगना पड़े, तो शायद पाकिस्तान जो है वो एक सही डगर पे आ जाएगा, और पाकिस्तान जो है अपनी मर्जी से अपने काम कर सकेगा, या अपनी मर्जी से इनकार भी कर सकेगा कि नहीं जी हम आपकी जंग में या हम पराई लड़ाई झगड़े में हम नहीं पड़ने वाले। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाता, पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं और उसकी कई रीजंस जो है वो उसकी इकोनॉमी भी है। क्योंकि हमारे लोग जो हैं जैसे ही कहीं से कोई पैसा मिलता है वो उस पैसे को जहां लगाना चाहिए, जिस चीज के लिए लिया, उसके बजाय उसमें करप्शन होती है। खा पी के वो पैसा वापस दुबई, अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड कहीं भी पहुंच जाता है। इस वजह से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, और पाकिस्तान में एक वो जो गुलाम होने का माइंडसेट है वो तकरीबन पक्का हो चुका है, और लगता नहीं कि उसमें से कभी भी पाकिस्तान जो है वो बाहर निकल पाएगा। लेकिन
अगर हम भारत की तरफ देखें तो भारत की इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग है, और क्योंकि उसकी एक रीजन ये भी है कि 10 साल से, बल्कि अब तो शायद 10 साल से ज्यादा हो गए, जो प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट उनके साथ है, वो ऐसी है जो कि बिजनेस माइंडेड है, और जाहिर है गुजरात के लोग जो है वो बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। तो मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, ये लोग बिजनेस माइंडेड है और ये बिजनेस को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से भारत की इकोनॉमी बेहतर है। भारत को डिक्टेशन देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। और यही देखकर यकीनन अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए कि जब वो कहता है कि जी आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना, भारत कहते हैं हम तो लेंगे। जब वो कहीं की भी बात करता है अमेरिका, तो भारत उसको साफ साफ जवाब दे देता है कि नहीं जी हम अपने हिसाब से चलेंगे। इसी तरह से इस वक्त भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान की तो चले मजबूरी है, और आई विश के पाकिस्तान इस मजबूरी से कभी ना कभी निकल आए, और हम भी जो है एक सर उठाकर और पूरी अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अमेरिका हो चाहे कोई कंट्री हो, उसको जवाब देने के काबिल हो। हमारी इकोनॉमी भी इतनी बेहतर हो कि हमें ये जो लोग कहते हैं कि जी आप कटोरा लेके घूम रहे, काश हम उस सिचुएशन में से निकल आए और हम कटोरे लेके लोगों के आगे ना या कंट्रीज के आगे ना जाए। लेकिन भारत इस वक्त भारत के लिए एक बार फिर ये प्रोपेगेंडा रिपोर्ट जो है या इंटरव्यू जो है वो बाहर आ चुका है, और अब देखते हैं कि इसके ऊपर बाकी कंट्रीज क्या कहती है। पाकिस्तान क्या कहेगा वो तो आप सब जानते ही हैं कि जाहिर है हम तो यही कहेंगे कि हम तो कब से कह रहे थे कि जी 3 साल से ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जो बात मुझे इसमें सबसे अजीब लगी वो ये कि इन्होंने किसी टेरर आउटफिट का जिक्र नहीं किया। इन्होंने ये नहीं कहा हाफिज सईद या मसूद अजहर या किसी का नाम नहीं लिया कि जी उन लोगों, उनके जो आदमी थे या जिन्होंने भारत में जाके मुंबई अटैक या इस तरह की चीजें की हैं, उनको मारा गया। उसके बजाय उन्होंने कहा कि जी यानी कि ये जो सारा सारा एडम है, इन्होंने ये कहा कि जी वो जो कश्मीरी है उनको मारा जा रहा है और सिख कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर आप लोगों के पास हो तो बता दीजिएगा अगर सिख कम्युनिटी के लोगों को अगर टारगेट किया गया है, और उसके लिए मैं यकीनन डेफिनेटली यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है उससे भी कांटेक्ट करूंगी। और कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है और उसके लिए $10 मिलियन दिए गए हैं, और ये सारी बातें बहरहाल इन्होंने की हैं जो कि बहुत अजीब है। और यकीनन इसके ऊपर बहुत हमारे जो हमारे कई दोस्त और कई लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं या टीवी चैनल्स पे काम करते हैं, डेफिनेटली वो भी वीडियोस बनाएंगे और मैं उनको भी सुनने की और मजीद इस न्यूज को समझने की कोशिश करूंगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।